चलो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, संविधान के जो पार्ट है ना, भाग, वो कौन सा आता है? 4, चौथा आता है। और इसमें आर्टिकल कहां से लेके कहां तक आ जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में ये आर्टिकल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख जो आर्टिकल थे वो आपको बोला था रटने के लिए। सबसे पहली बात आती है कि इसका सोर्स क्या है, कहां से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप मान लो कि अगर उसमें क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इसी प्रकार के आ जाते हैं कि आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया। ठीक है भाई। दूसरा आता है कि आखिर इनको क्यों लिया गया, इनकी आवश्यकता क्या पड़ती है इनको लेने की। तो उसका आंसर क्या होता है? अगर एक लाइन में हम देंगे कि ये भारत को क्या बनाते हैं? वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। कहने का मतलब वेलफेयर स्टेट से क्या हो गया कि ये भारत को लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो बनाते हैं, है ना। पुलिस राज्य के स्थान पर ये कैसे हो जाते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया भाई। अब नेक्स्ट अगला आता है कि इनको अगर हम क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें, तो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण आपको बताया था मैंने कि ये क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा, कुछ उदारवादी लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा, इनमें गांधीवादी सिद्धांत भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे भी इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर इस नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण बात आती है, वो महत्वपूर्ण बात ये होती है, क्या इनको हम न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं, इनेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि भारत का संविधान जो है वो कैसा है? सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून है तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जो उसमें लिखा है वो हमें मिलेगा। तो क्या हम इनको लागू करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते भाई, इनको हम लागू नहीं करवा सकते। लेकिन राज्य चाहे तो इन्हें, यही तो बताया था, तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी, यानी ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। हम इनको लेकर किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते और ये बोलें कि देखो निर्देशक तत्वों में ऐसा लिखा है और मुझे ये नहीं दिया जा रहा है ना। निर्देशक तत्वों में लिखा है राज्य चाहे तो इन्हें लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो इनको लागू नहीं कर सकता है। राज्य से मतलब आर्टिकल नंबर 12 की जो परिभाषा है, वो क्या परिभाषा आती है आर्टिकल नंबर 12 में राज्य को लेकर? जिसके पास कानून बनाने शक्ति हो, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य के विधानमंडल या ऐसी कोई संस्था जिसके पास विधान बनाने की शक्ति हो, उसे राज्य कहते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल आपको बताए थे, रट लेना चाहिए। जैसे आर्टिकल नंबर 38 है, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कदम उठाएगी। ठीक है, अब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आता है कि सरकार कोशिश करेगी, यानी राज्य कोशिश करेगी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आर्टिकल नंबर 39, इसमें था ABCD करके ऐसे पॉइंट थे ना, तो इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों को आजीविका कमाने के समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि मैन एंड वुमेन हैव एन इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आजीविका कमाने के, कि व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सके, इसके उनको अवसर मिल सके, ऐसी स्थितियां बनाई जाएगी। फिर ये भी कहा गया था इसमें कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दे विल बी पेड इक्वली फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर एक जैसा कार्य चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे तो उनको समान पेमेंट मिलेगी। फिर इसमें और भी प्रावधान थे। 30
39A बताया था आपको कि इसमें राज्य के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब इसको समझाया था कि आप अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे से वकील नहीं कर सकता है तो सरकार के द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वो ये बोले कि नहीं मुझे तो अपनी पसंद का ही वकील चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए उसको अपनी तरफ से पैसा खर्च करना पड़ेगा। आर्टिकल 40 क्या था? हाँ, आर्टिकल 40 जो है मूल रूप से पंचायतों के संगठन की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायती राज की स्थापना हो, ये कहा गया था। तो मैंने इसके बारे में कहानी भी बताई थी कि क्या हुआ था, नेहरू सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जैसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। ये जो कार्यक्रम था ये कैसा हो गया था, फेल हो गया था। तो इसकी जब जांच करने के लिए समिति बनी थी, वह समिति बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनाई गई। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जब ये समिति बनी, इन्होंने सिफारिश की कि देश में पंचायती राज नहीं है, इसलिए आपका ये कार्यक्रम क्या हो गया है, फेल हो गया है, तो अब आप क्या करो, पंचायती राज लेकर के आओ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देश में पंचायती राज कहाँ बनाया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब बनाया गया था? 1959 में बनाया गया था। अब ये पंचायतें बनी थी आर्टिकल 40 के तहत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बनने वाली पंचायतों को कोई अधिकार नहीं पता थे अपने, उनके स्पष्ट कोई क्रिया कानून नहीं थे। अगले चुनाव 5 साल बाद हों ये भी निश्चित नहीं था। तो 5 साल गुजरने के बाद कई राज्यों ने तो ये कराया ही नहीं। तब फिर इसमें संशोधन किया गया और जो 13वां संविधान संशोधन है, उस संशोधन के द्वारा अब एक संविधान में नया पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट 9। उसमें नया आर्टिकल जोड़े गए हैं 243 से लेकर के 243O तक, और एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, 11th शेड्यूल। उसके हिसाब से अब इसे बाध्यकारी बनाया गया है, यानी हर राज्य अपने यहाँ पंचायतों के चुनाव अनिवार्य रूप से कराएगा। पंचायतों के अधिकार भी स्पष्ट किए गए हैं, पंचायतें क्या कार्य करेंगी वो भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 इससे संबंधित था। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क की कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है ना, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। न सिर्फ काम पाने का अधिकार बल्कि शिक्षा पाने का अधिकार, सरकारी सहायता पाने का अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में वो भी उपलब्ध कराया जाए, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 42 में क्या लिखा था? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी व्यक्ति जहां कार्य करता है तो कार्य करने के लिए उपयुक्त माहौल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन हो कि जहां एक मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना वहां क्या हो जाना चाहिए, उसको काम करने मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई, मैटरनल लीव की व्यवस्था, ये सब चीजें की जाती हैं। फिर अगला था 43 में ये बोला गया था कि व्यक्ति को कम से कम इतनी मजदूरी जरूर दी जाए कि उसका जीवन निर्वाह हो चुके, यानी मिनिमम वेज या लिविंग वेज, यानी जैसे कहते हैं ना कि कोई काम करेगा तो उसके बदले में उसको कितना भुगतान करे, तो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। वो सरकार के आंकड़े रहते हैं, सरकार पता करती है कि महंगाई की दर क्या है। हम कई सारी चीजें रोज खरीदने जाते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, कुछ चीजें हम सप्ताह में या महीने में एक बार खरीदने जाते हैं, कुछ चीजें हम 10-20 साल में एक बार खरीदने जाते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके से वो रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो 43 में बात की गई थी कि ऐसा व्यक्ति को जो सैलरी मिले, मजदूरी मिले, तो कम से कम इतनी तो दी जाना चाहिए। फिर अगला 44 था जिसको मैंने समझाया था आपको कि भाजपा के मुद्दों के तहत मान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी धर्म के आधार पर कानूनों में भिन्नता देखने को मिलती है, तो ये अभी लागू नहीं है। उत्तराखंड में लागू हो गया है, पूरे देश में अभी ये लागू नहीं है, गोवा में पहले से लागू था। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगला था आर्टिकल नंबर 45। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे कि 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और इस सब के माहौल उपलब्ध कराया जाए, है ना। नेक्स्ट था 47, महत्वपूर्णता याद करना था कि लोगों के पोषक
पर ध्यान दिया जाएगा, लोक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नशे पर, ड्रग्स पर, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी लोगों का जो पोषण आहार का स्तर है वो अच्छा बना रहे। फिर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी उनके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार किया जाए और लोक स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स, शराब, इन सब पर रोक लगाई जा सकती है। 48 में क्या लिखा था? 48 में लिखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी यहाँ पर कृषि और पशुपालन इन सब के लिए भी संगठन बनाए जाए, इनमें सुधार के नए नए चीजें, वैज्ञानिक तरीके वो सब रखे जाए। फिर 48A में क्या लिखा था ये याद रखना, पूछ सकते हैं। 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण को क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए, इसके प्रावधान किए जाए। इसके लिए वनों यानी वृक्षारोपण, इसके लिए भी कानून बनाया गया। वन्य जीव जो है, वाइल्ड लाइफ, तो उन पर शिकार ना हो, उनका संरक्षण किया जाए, तो उसके लेकर के भी कानून बनाया गया। 1972 में बनाया गया। तो ये भी 48A में लिखा है। 49 क्या कहता है? 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, धरोहर स्थल जो रहते हैं, तो उन राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उनका संरक्षण किया जाए, उनका रख रखाव किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। 50 में क्या था? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी का मतलब हो गया न्यायपालिका। इस न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, तो अब दोनों अलग काम करते हैं। ठीक है। और 51 में कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। तो ये थे 36 से लेके 51 तक आने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछे जा सकते हैं, जिनसे प्रश्न बन सकता है। तो इनको भी आप याद कर लो, एक एक आर्टिकल याद कर लो इसमें से। अब चलते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज पर, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज मूल रूप से तो संविधान में थी नहीं, बाद में जोड़ी गई, तो इसके लिए एक भाग बना दिया 4A, और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है। वो कौन सा आर्टिकल है? 51A। 51 तो वहां हो गया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से ही देखो, भारत UN का मेंबर है। UN, यूनाइटेड नेशंस जिसे हम बोलते हैं, बेशक वो काम ना कर रहा हो प्रभावी रूप से, लेकिन बनाया तो इसीलिए गया था, है ना। तो 51A जो है वो जोड़ा गया था। अब इससे जो प्रश्न बनेंगे वो क्या बनेंगे कि बताओ भाई, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये इनका सोर्स क्या है, या किस देश के संविधान से ये प्रेरित हैं? तो USSR यानी पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो था वो विखंडित हो गया, इसमें से 15 देश अलग हो गए। अब जो बचा हुआ है उसे रूस या रशिया के नाम से जानते हैं। तो ये USSR के संविधान से प्रेरित हैं, वहां से हमने लिया। ठीक है। कब लिया? कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिए गए। फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये बाध्यकारी हैं? नहीं। तो ये भी कैसे हैं? दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी, यानी ये बाध्यकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसको कोई पनिशमेंट, कोई दंड नहीं दिया जा सकता। तो दे आर नॉन ऑब्लिगेटरी, दैट इज नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर नॉट फॉलोइंग दीज ड्यूटीज। जो अच्छी बातें हैं वही हमारे यहाँ बाध्यकारी नहीं है। अच्छी बातें क्या थी कि जैसे काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी में नौकरी पाने का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व में, वो भी बाध्यकारी नहीं है। ऐसे ही ये जो कर्तव्य है, नागरिकों की ड्यूटी होना चाहिए ना अपना राष्ट्र के प्रति, वो भी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, समझेंगे। मूल रूप से हमारे संविधान में जब ये जोड़े गए थे तब 10 कर्तव्य थे। आज कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई है 11। तो 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और 11वां जो है ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम शिक्षा के अधिकार के रूप में जानते हैं। लेकिन शिक्षा के अधिकार के साथ साथ 3 जगह संशोधन किया। एक तो फंडामेंटल राइट में किया था,
आर्टिकल 21A। दूसरा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया आर्टिकल 45 में, जहां कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। और फंडामेंटल राइट में कहा गया है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए, अभिभावक, गार्जियन, संरक्षक, उनके लिए ड्यूटी बताई गई है कि आपके यहाँ यदि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई, आप उन्हें पढ़ने भेजें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। समझ गए ये बात? ठीक है। अब जो 11 कर्तव्य हैं उनको हम सरसरी तौर पर एक बार देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नीति निर्देशक तत्वों को क्यों रखा गया, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्यों को क्यों रखा गया, तो मौलिक कर्तव्य रखने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं, तो उसकी कुछ जिम्मेदारी भी तो तय करो। आप सिर्फ अपने अधिकारों की बात करोगे, अपने कर्तव्य को नहीं निभाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। अब वो कर्तव्य 10 कौन कौन से हैं, सामान्य से पढ़ लेना, उससे ये याद हो जाएंगे, है ना। तो पहला कर्तव्य जो है वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वह क्या करे, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करे। ये नागरिक का कर्तव्य बनता है। हम अपने देश में देखते हैं कि लोग संविधान का आदर तो दूर, संविधान में है क्या वो नहीं पता। सिलेक्टिव नैरेटिव चलता है। सिलेक्टिव मतलब हम सिर्फ वही बात पढ़ लेते हैं जो हमारे काम आएगी, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करते। जैसे किसी को धरना प्रदर्शन करना है तो वो क्या कहते हैं, संविधान हमें विरोध प्रदर्शन की आजादी देता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपका विरोध प्रदर्शन जो है किस स्थिति में होना चाहिए। आप अपने देश की व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते हो, ठीक। आप बोलो कि नहीं, मुझे तो मौलिक अधिकार मिला है अपनी बात कहने का, मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूं। इस अभिव्यक्ति के नाम पर अगर नक्सलियों का समर्थन करो, जेल में बैठ के शासन चलाओ, तो ये तो संविधान के अनुरूप कभी भी नहीं है, कहीं से लेके कहीं तक नहीं माना जाता। अब मैं यहां एक बात करता हूं कि देखो, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर आप राष्ट्रध्वज को लेकर के फाड़ दो, जला दो, तो या राष्ट्रगान को लेकर के भी कई बार ऐसी चीजें होती है। राष्ट्रध्वज का आप अपमान नहीं कर सकते ना, केस दर्ज हो जाता है। तो राष्ट्रध्वज के लिए अलग से कानून बना दिया गया है, जिसे हम राष्ट्रध्वज संहिता के नाम से जानते हैं। पहले जो हमारा नेशनल फ्लैग था, आम व्यक्ति सिर्फ 2 दिन उसका फहरा सकता था, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। अब आप कभी भी फहरा सकते हो 365 दिन, लेकिन उसके नियम है कि देखो, अगर आप राष्ट्रध्वज लगाते हो अपने घर में, कार्यालय में, तो सबसे ऊंचाई पर लगाना चाहिए, यानी अन्य ध्वज कोई उससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह रहती है कि राष्ट्रध्वज का एक पर्टिकुलर रेशियो बना है, 3:2 के अनुपात में वो बना हुआ होना चाहिए। स्टिकर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका बना हो, कपड़ा भी महत्वपूर्ण होता है, तो खादी का बना हो, कपास का बना हो, रेशम का बना हो। प्लास्टिक के लोग बना के लगा देते, प्लास्टिक अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि राष्ट्रध्वज साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब झंडा लगा हुआ है और उसका कुछ हिस्सा नीचे पानी में लटक रहा है, तो वो भी अपमान है। तो वो सब बातें व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें, इसीलिए हमें स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम सीख ही जाते हैं ना, कि राष्ट्रगान है तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना, राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो उसमें भी तरीका होता है कि राष्ट्रध्वज किस तरफ लगा है, हम किधर खड़े होंगे, है ना। इसका नियम है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में फहराना चाहिए। कई जगह आप देखते हैं 24 घंटे फहरता है, तो वहां प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। पहला कर्तव्य तो ये हो गया। दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उनका पालन करेगा। यानी प्रत्येक भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में, यानी मालूम हो
ठीक उनका पालन करे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बताएगा कौन कि स्वतंत्रता के लिए क्या कारण थे, क्या प्रेरित थे। ज्यादा से ज्यादा आबादी को तो ये बता दिया कि अहिंसा के बल पर हमारे देश को आजादी मिली। सच्चाई तो बताई नहीं जाती, अहिंसा के बल पर देश को आजादी नहीं मिली। विश्व के किसी भी देश में स्वतंत्रता मिली, किसी भी देश में बिना क्रांति के नहीं मिली। दूसरी बात, स्वतंत्रता के बाद उस देश के लोगों का ही संपूर्ण प्रभुत्व रहा। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों का ही प्रभुत्व चलता रहा। जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। आजादी के बाद भी हमारे देश का गवर्नर जनरल अंग्रेज ही बना करके रखा गया, माउंटबेटन को। तो ऐसी स्थितियां बनाई गई। आज के भास्कर पेपर में भी लिखा है कि कई सालों तक संविधान सभा और उसके लोग वो लॉर्ड जो किंग थे उनके लिए बनाया गया सॉन्ग गुनगुनाते थे, गाते थे, राष्ट्रगान का उपयोग ही नहीं करते थे। ठीक है, तो इनका पालन करना चाहिए कि स्वतंत्रता मिली क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से, उनके आंदोलन की वजह से। ठीक है, तो वो सब चीजें व्यक्ति याद करे, उनको अपने हृदय में संजोए और उनका पालन करे। फिर आता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा, ये कर्तव्य है। अब जो लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो उनकी अगर स्पीच सुनो तो उनकी स्पीच क्या भारत की एकता वाली है, क्या भारत की प्रभुता वाली है, अखंडता वाली है? विदेशों में जाकर के वो लोग कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। विदेशों में जाकर, देश के अंदर तो छोड़ दो। ठीक है, यहां आकर के वो बांटने की बात करते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। फायदा क्या होगा? अब जातियों के आधार पर हम पोस्ट देंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतने पद देंगे। मेरिट की तो बात ही खत्म हो गई है। ये कोई बात नहीं करता है कि जो जितना योग्य होगा हम उसको योग्यता के आधार पर चीजें देंगे, नहीं। तो ये क्या है? ये तोड़ने की बात है। बोलते हैं कि नॉर्थ इंडियन, अभी नेताओं के भाषण थे, नॉर्थ इंडियन तो गौमूत्र और उन सबसे कनेक्ट किया था, साउथ इंडियन अलग होते हैं, इधर बंगाल वाले अलग बताते। तो ये क्या है? और इनको सब देखे जा रहे हैं। न्यायालय भी आंख बंद करके सुन रहा है, देख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। विधायिका भी देख रही है, कार्यपालिका भी देख रही है, सारी संस्थाएं चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करेगा हर व्यक्ति। और आह्वान का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर, बुलाने पर। जैसे आप यज्ञ कार्य करते हैं तो बोलते हैं गणेश जी का आह्वान करो या इस देवता, तो उनको बुलाओ, कॉल करो। तो वैसे ही यदि आवश्यकता पड़ती है तो हर व्यक्ति राष्ट्र सेवा के लिए रेडी हो जाएगा। इजराइल जैसे देश में कानून है कि हर युवा को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे 2 या 3 साल तक आर्मी में जाना ही पड़ता है। इस कारण से वो अब वैल्यू समझते हैं। हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है। जब कानून ही नहीं है इसलिए बैठ के भाषण देते हैं। कई लोग ऐसे भाषण देते हैं कि आर्मी वालों को तो पैसा मिलता है इसलिए। अरे पैसा तो सबको मिलता है, गोलियां खा लो तुम उसके बदले में। नेक्स्ट, अगला कर्तव्य है कि देश के सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, महिलाओं का सम्मान करना, है ना, मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे को भाई बंधु समझें, ये कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, अब भाई बंधु समझे ये कर्तव्य होगा। अभी आप देख सकते हो, कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, रामनवमी पे जब यात्राएं चलती हैं तो पत्थरबाजी करता है एक वर्ग, होता ही है, भाई क्या तकलीफ है ना। तब वो ये बात नहीं करते कि हमारी ड्यूटी है, अधिकारों की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला कर्तव्य है कि हमारी समन्वित गौरवशाली जो परंपरा है उसका हम संरक्षण करेंगे। समन्वित, इंटीग्रेटेड हो जाती है, चूंकि भारत पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, विभिन्न धर्मों के लोग आए, यहीं आकर यहीं रच बस गए, तो जो चीजें थी वो सब मिल गई हैं। तो वो गौरवशाली परंपरा का हम सब संरक्षण करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण है, वन है, झीलें हैं, नदियां हैं, वन्य जीव हैं, तो इनका संवर्धन करें, इनका संरक्षण करें। करते क्या है? वनों की कटाई करना, झील है तो सुखा देंगे, अतिक्रमण कर ले, नदी है तो सरकारी नदियों को खत्म कर रही है जनता की, तो बात ही छोड़ दो। जो अब कोई भी नदी आपको 365 दिन प्रवाहित होते हुए नहीं मिलती है, मात्र वर्षा के समय बाकी सूख जाती है। बड़े बड़े डैम बना दिए, पानी रोक दिया तो फ्लो नहीं होगा,
तो फिर क्या होगा, सूख जाती है। कोई भी नदी ले लो आप, नर्मदा नदी देख लो, चंबल नदी देख लो, किसी भी नदी को आप देख लो। हाँ, गंगा नदी के साथ भी यही स्थिति है, प्रदूषित नदियों में आती है अब तो। दुनिया भर का उसमें केमिकल, खतरनाक जो रसायन है, और इन नदियों के स्वच्छीकरण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया सालों से खाया जा रहा है। कई सारे विभाग बने हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, और कहीं से लेके कहीं तक 1% भारत की कोई नदी बता दो जहां जिसमें सुधार हुआ हो, कोई नहीं। और सालों से अरबों गंगा प्रोजेक्ट चलाया, निर्मल भारत चलाया, चलाते रहो, ये चल रहा है। देखो क्या अप्रोच हो गई है आज के समय में हड़पने की। आप इंदौर में हो, यहां सालों से कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रम चल रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि कुत्तों की आगे वाली संतति नहीं होगी। आप हर समय देख लेना कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आप सुबह शाम निकल नहीं सकते हो, बच्चे निकल नहीं सकते, तो ये पैसा कहां जा रहा है? ऐसी लूट खसोट मचा रखी। हर प्रोजेक्ट में यही होता है, 100 रुपए आते हैं, मुश्किल से 10 रुपए खर्च होते हैं, 90 रुपए डकार जाते हैं। तो 10 रुपए में होगा क्या? नेक्स्ट है अगला कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे हम लोग, मानववादी सोच रखेंगे, ज्ञान अर्जन की टेंडेंसी रहेगी, सुधार की भावना रहेगी, ये सब कोशिश करेंगे। ठीक है, देश में क्या हो रहा है, सुधार की भावना है, जैसे ट्रिपल तलाक, या आज के समय में किसी एक वर्ग में 4 विवाह, ये कहां से उचित है? अंधविश्वास माने जा रहे। इवन सरकार तक कई बार ऐसे स्टेप उठा देती है जो समझ से परे होते हैं। मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक साधु के कहने पर पूरे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लगा दिया था उस जगह की खुदाई करने। वो जो साधु थे उन्होंने कहा था कि यहां पर सोना है, तो बस मशीनरी लग गई सोने की खुदाई में, कुछ नहीं मिला। मतलब किसके कहने पर? एक व्यक्ति के कहने पर, आध्यात्मिक। अब बाद में पता चला कि वो गोल्ड की बात थोड़ी कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे तो यहां सोना है, खटिया बिछा देते, सुला देते। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो रखा जाए, जैसे हम अंधविश्वास इन सब चीजों से। अभी देखो आप, सांप ने किसी को स्नेक बाइट हो गया, सांप ने, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका देसी झाड़ फूंक से इलाज करते, कोई गोबर में दबा देता है, कोई किसी ओझा को बुला के झाड़ फूंक करवाता है, ये सब चीजें होती हैं। जब महामारी आई थी तब लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना। सार्वजनिक यानी सरकारी संपत्ति, जो सरकारी है वो हमारी है, इसलिए हम उसे घर ले जाते हैं तोड़ फोड़ के। स्ट्रीट लाइट हो या पीने के पानी की जगह जहां पर प्याऊ हो, नल लगे हो, है ना, क्या करते हैं लोग तोड़ फोड़ के लिए, फेंसिंग लगी हो वो ले जाते, गमले रखे हो रात को उठा ले जाते। तो सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, चाहे हमारे व्यक्तिगत प्रयास हो या एज ए समाज, सोसाइटी, ग्रुप के रूप में हो, तो उत्कर्ष यानी ऊंचाई की ओर, तो वो सब कोशिशें हम करेंगे, है ना। और ये हो गए 10 कर्तव्य। 11वां है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावक या पालक उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। इनकी आलोचना भी की जाती है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि फंडामेंटल राइट्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचना का अर्थ होता है तथ्यों के आधार पर उसकी कमियां निकालना, तथ्यों के आधार पर, सिर्फ बोलने भर से नहीं। तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी हमें शुरुआत में ही दिखाई देती है कि जब मौलिक कर्तव्य हैं, आपने 11 कर्तव्य जोड़े हैं, लेकिन पहले ही आप इसमें यह लिख देते हो कि यह बाध्यकारी नहीं है। जब बाध्यकारी नहीं है तो इनका पालन क्यों करने लगा व्यक्ति? हमारे देश में तो उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो वो तो अराजकता ले आता है। आप देख लो, अगर पुलिस वाला ना हो तो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते। अराजकता का मतलब होता है मनमर्जी, कुछ भी करना, कोई नियम कानून नहीं मानना। अराजकता का मतलब होता है अरविंद केजरीवाल, पर्यायवाची। ठीक है, ऐसा लिख मत देना।
तो पहली आलोचना ये होती है कि भाई आप इसको बाध्यकारी क्यों नहीं बनाते हो, आपने बाध्यकारी नहीं बनाया है इसलिए इनका पालन नहीं किया जाता है। एक दूसरी आलोचना इनकी क्या होती है कि 11 के 11 कर्तव्य पढ़ लो, कई सारे कर्तव्य तो ऐसे लगते हैं कि एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से कहना चाहते हो। जैसे पहली बात है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज। तो संविधान का पालन करने का मतलब ये भी हो जाता है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हम एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपस में भाईचारा रखें। भाई संविधान में तो सब लिखा है ना, तो आपको ये अलग अलग पॉइंट लिखने की आवश्यकता क्या थी? तो दोहराव देखने को हमें मिलता है ना। तो ऐसे चूंकि कर्तव्य 11 है, आलोचना भी उनकी 2-3 बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बनती है। तो आलोचना वाली बात करें कि कई सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं देते हैं, अस्पष्टता है। मुझे अगर पता ही नहीं हो उसमें कि इसका अर्थ क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारी समन्वित गौरवशाली संस्कृति का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो हमें बता तो दो भैया हमारी समन्वित यानी कि ये मिलीजुली संस्कृति है क्या। जब हमें ये नहीं मालूम है तो मैं उसका क्या पालन करूंगा। फिर बात आती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। अरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। आप जानते हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? साइंटिस्ट की तरह सोचता। हमारे साइंटिस्ट जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो तिरुपति बालाजी के यहां नतमस्तक होते हैं पहले। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या? आप तो साइंटिस्ट हो ना, तो आप साइंस को मानते हो, और साइंस को मानते हो तो आप फिर ईश्वर में मान्यता नहीं रखते हो। लेकिन नई ट्रेन चलाई जाए, नया प्लेन चला जाए, नया रॉकेट छोड़ा जाए, पहले हम उसका पूजन जरूर करते हैं। फ्लाईओवर बना जाए तो वो भी पूजन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ स्पष्ट तो नहीं हो रहा है। ये तो साइंस है ना, समझ पा रहे हो। फिर आता है अन्वेषण और सुधार की भावना। क्या होता है ये अन्वेषण? आम व्यक्ति कैसे समझेगा क्या होता है अन्वेषण? अन्वेषण मतलब रिसर्च, खोज, है ना। मानववाद, मानववाद किसको बोले? तो अस्पष्टता है, क्लियरिटी नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। फिर मानववाद का मतलब यही है कि मनुष्य दूसरे को भी मनुष्य माने। जैसे मैं मनुष्य हूं, मैं हर चीज अपने लिए कर रहा हूं, तो अगर मैं ये समझता हूं कि हाँ सामने वाला भी मनुष्य है, वो भी तो मेरे जैसा सोच रहा होगा, तो सब कुछ मैं अपने लिए नहीं लूंगा, उसके लिए भी सोच के काम करूंगा ना। कि मान के चलो 4 दिन का खाना है, दूसरा व्यक्ति भी है, तो 4 दिन का पूरा खाना मैं अकेले तो नहीं खा जाऊंगा, उसके साथ शेयर भी करूंगा, वही उसका जीवन भी तो जरूरी है। कुछ कर्तव्य अनावश्यक गैर जरूरी रूप से दोहराए गए, रिपीट हुए ना। फिर इनका अगर कोई पालन नहीं करता है तो क्या करेंगे? पनिशमेंट तो कुछ है नहीं, तो क्यों करेंगे पालन? क्या जरूरत है? अभी आप देखो कितने लोग हेलमेट लगा के चलते हैं रोड पे, मुश्किल से 5%, बाकी 95% कब लगाएंगे? जब हर जगह फोर्स लग जाएगा, चालान होने लगेगा, गाड़ियां सीज होने लगेंगी, तो सब लगाने लगेंगे। हेलमेट तो छोड़ो, वो बाल्टी लगा के भी घर से बाहर निकलेंगे चालान बचाने के चक्कर में। तो ये आलोचना हो जाती है तथ्यों पर आधारित। यहां तक कुछ पूछना है? नहीं? वेरी गुड। अगला आता है, मुख्य परीक्षा का ही क्वेश्चन है कि हम मौलिक कर्तव्य भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट भी पढ़ चुके हैं, डीपीएस स्पीच भी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएस स्पीच और मौलिक अधिकारों में अंतर बताओ, मैंने उस दिन समझाया था ना, तो कैसे करोगे? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए जरूरी होता है कि मैं मान के लिखूं, मैं अपनी सामान्य समझ से लिख दूंगा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन डीपीएस स्पीच के लिए नहीं जा सकता है। फिर लिख देंगे मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक कर्तव्य सस्पेंड किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। नीति निर्देशक सिद्धांत जब तक क्रियान्वित नहीं है तब तक वो रुके हुए हैं। सब बातें सही लिखी,
लेकिन दूसरा लिखता है और लिखते समय उसने कहीं ये जोड़ दिया, जैसे यहां उदाहरण के रूप में, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताते हुए ग्लैडहिल ने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध बताते हैं, दूसरी ओर निर्देशक तत्व इसके विपरीत राज्य को क्या करना चाहिए यह बताते हैं। सिर्फ नाम भर उसने डाल दिया, आप नाम हटा दो और यही बात पूरी लिख दो, और एक व्यक्ति नाम डालने के साथ पूरी बात लिखेगा तो नाम जो डालेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहां एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा वैल्यूअर, वो समझ जाता है कि इसने गहन अध्ययन किया है, तभी इसे इस व्यक्ति का नाम याद है। नाम ले रहा है, रेफरेंस ले रहा है कि हाँ फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो इसका मतलब इसने कहीं पढ़ा है। वैल्यूअर के पास इनकी मॉडल आंसर आते हैं। मॉडल आंसर मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा वर्ड टू वर्ड उनके पास पूरे सही आंसर है, एक सामान्य आंसर होता है, उसको पढ़ के फिर वो तुलना करते हैं कि अच्छा इसने ये नाम भी दे रखा है और आगे की बातें तो ये ठीक लिख ही रहा है, इसके बाद जो कॉपी आई है उसने बातें तो ठीक लिखी है मगर कोई उदाहरण नहीं दिया है, तो उसकी तुलना में वो क्या करेगा, इसे अच्छा नंबर दे देगा। मान के चलो पहले 10 कॉपी ऐसी आ गई जिसमें नाम नहीं लिखा था, तो वो नंबर दे रहा है 10 में से मान लो 5 दे दिए। अब एक कॉपी अचानक से आ गई जिसमें नाम का उल्लेख है, किसी का कोई आंकड़े दिए हुए हैं, किसी सरकारी संस्थान का उल्लेख है, तो वो 5 तो दे ही रहा था ऑर्डिनरी, इसने कुछ विशेष लिखा है तो 5 से बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो वो 6 दे देगा, 7 दे देगा, 6.5 दे देगा। ठीक है, मान लो पहले ऐसी कॉपी आ जाती है जिसमें सब कुछ दिया है तो उसने उसको 5 नंबर दे दिए, उसके बाद में कॉपी एक आती है जिसमें इन सब का उल्लेख नहीं है, तो फिर उसको 5 तो नहीं देगा, उसके कम ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसको दे चुका है। अब इसको अच्छा बनाए रखने के लिए कई बार क्या होता है, जैसे देखना, एक ये लाइन है, अब इस लाइन को छोटा करना है ना, तो दूसरी लाइन बड़ी खींच दो, एक तो तरीका ये है, दूसरा मिटा दो इसको थोड़ा सा। तो अब मान लो पहले अगर उसने इतने नंबर दे रखे हैं, आगे जो आने वाले हैं उसको अब वो उतना नहीं देना चाहता है तो उनको तो कम ही देगा ना, तो ये भी इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पहली बात जो लिखी थी अंतर के रूप में कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध, निषेध का मतलब होता है रोक, मना करना, प्रोविजन लगाते हैं। आप कोई भी मौलिक अधिकार पढ़ो, वो राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। पहला ही है आर्टिकल नंबर 14 कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के साथ भेदभाव करता हो, यानी एक जैसा कानून होगा तो समान रूप से लागू होगा, तो भेदभाव का वाला कानून तो नहीं बना सकते ना। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, वहां मना जैसी कोई चीज ही नहीं है। वहां तो ये लिखा है कि आप ये करोगे, आपको ये करना है, महिलाओं के लिए करना है, वंचितों के लिए करना है, गरीबों के लिए करना है, नहीं। तो यहां ये राज्य को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। एक अंतर। दूसरा अंतर क्या हो जाता है? दूसरा अंतर कि फंडामेंटल राइट हम न्यायालय के द्वारा क्रियान्वित कर सकते हैं, अगर हमें ये नहीं मिलता है तो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जबकि निर्देशक तत्व तो नहीं जा सकते हम उन किसी भी न्यायालय के पास कि मुझे ये नहीं मिल रहा है। फिर मौलिक अधिकार कैसे माने जाते हैं? नकारात्मक माने जाते हैं ना, और ये कैसे माने जाते हैं? सकारात्मक, क्योंकि वो कुछ करने से रोकता है और ये तो करने देता है। अगला, मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है कि हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, धर्म स्वीकार कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले सकते हैं, भाषा और संस्कृति। यहां कहीं नहीं कहा गया है कि आपको रोजगार मिल जाएगा या आपको, लेकिन निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक का अंतर इतना ही पूछा जाएगा। ये अगर 4-5 पॉइंट लिख दिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आ रहा है ये समझ में? इसके अलावा मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व क्यों नहीं लागू होते हैं, नहीं मिलते हैं, तो सीधे के सीधे हम जाएंगे, और निर्देशक तत्वों का कानूनी नहीं है तब तक जब तक कि वो कानून ना बनाया जाए। तो तब तक तो सिर्फ एक मार्गदर्शन है, किसको? राज्य को, कि आप पॉलिसी बनाते समय इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
मौलिक अधिकार आपातकाल में स्थगित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्व जब तक क्रियान्वयन नहीं है तब तक स्थगित है। ठीक है। मौलिक अधिकार सीमित हैं, हर मौलिक अधिकार के पीछे किंतु परंतु लगा हुआ है। कोई भी मौलिक अधिकार, जैसे हम आर्टिकल 14 ही देख लो कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून एक जैसा होगा, लेकिन फिर आगे एक जैसी परिस्थिति होगी तो एक जैसा होगा। फिर 16 बोलता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन है ना, तो ये सब बातें आती है ना, तो यहां उनको सीमित किया गया है, इनको सीमित नहीं किया गया है। बस इतने सारे अंतर थे, हो जाता है। तो अब आप कंप्लीट कर चुके हो मौलिक अधिकार भी, मौलिक कर्तव्य भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, संविधान का निर्माण भी, प्रस्तावना भी, ये सब कर चुके हो। तो अब आपकी ड्यूटी बचती है इन सबको रट लेना अक्षर से। ये सब लिखा हुआ है आपके पास, जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं सारा सब कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम इसके आगे। यहां संविधान का भाग 5 शुरू होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। इस संघ की कार्यपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि संविधान जो है वो सरकार के 3 अंग होते हैं ना, एक होती है विधायिका, हाँ, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। तो हम यहाँ यूनियन यानी केंद्र, संघ और उसकी कार्यपालिका संबंधी प्रावधान देखेंगे। संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक इसके तहत आते हैं। तो सबसे ये आर्टिकल जितने हैं ये भी रटने पड़ेंगे, इनसे आ जाता है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति पर आते हैं। संघ मतलब केंद्र, राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद 52। ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कांग्रेस के एक नेता थे ना, अधीर रंजन चौधरी, हाँ, कुछ भी बोलते हैं वो। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ना। तो वो कहते हैं राष्ट्रपत्नी, मतलब अपमान करते हैं एक तरीके से। यहां व्यक्ति की बात ही नहीं होती है, पद की बात होती है। तो क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 52 में? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक बात है। 53 में क्या कहा गया है? जैसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में समझ लो, ये प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रपति है, ऑप्शन ए विधायिका का प्रमुख, ऑप्शन बी कार्यपालिका का प्रमुख, ऑप्शन सी तीनों सेनाओं का प्रमुख। ठीक है, 1 2 3। अब नीचे कोडिंग दे रखी है कि इनमें से कौन सा सही है। सिर्फ एक सही है, 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 2 3 सारे सही है? तीनों सही। हाँ जी बोलिए। राष्ट्रपति से संबंधित 3 वो है पॉइंट, वो नीचे आपको कोडिंग करनी है। खा गए ना मात, यहीं पे गलत हो गया आंसर। 1 और 2 सही है। अब भी हो गया गलत, 2 राउंड आपके फायर बेकार चले गए। पहला जो है ना कि विधायिका का प्रमुख है, राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख नहीं है, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है। पूरे संविधान में विधायिका का प्रमुख के नाम से राष्ट्रपति कहीं नहीं है। विधायिका का भाग है लेकिन प्रमुख नहीं है, ये तो हटा दो अपनी लिस्ट से। दूसरे पे आते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख है। हाँ देखो आर्टिकल नंबर 53 पढ़ो, प्रेसिडेंट शैल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो सीधा सीधा लिखा है आर्टिकल नंबर 53 में कि ये कार्यपालिका का प्रमुख है।
और तीसरा जो है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, ये भी हमें मिलता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष है, लेकिन विधायिका का प्रमुख नहीं है। इसलिए सिर्फ कान से नहीं सुनना चाहिए, ध्यान से भी सुनना चाहिए। समझ गए? तो 53 क्या हो गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। गुड, नेक्स्ट। अब कार्यपालिका का प्रमुख है यानी कि ये सरकार का एक अंग है, एक बॉडी है, तो कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते इसको कुछ शक्तियां मिलेंगी। तो वो अपनी उन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो अधीनस्थ से मतलब है मंत्री परिषद, ठीक है ना? तो मंत्री परिषद की सहायता से इसका प्रयोग करेगा। तो 52 राष्ट्रपति होगा, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है। अब अधीनस्थों में यानी ये मंत्री परिषद और उसका मुखिया हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह ऐसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 54 आर्टिकल 54 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन से आएगा, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचन से आएगा। तो निर्वाचन कैसे होगा, क्या होगा? तो राष्ट्रपति यानी 54 में कि निर्वाचित होगा। तो उसके लिए क्या होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ऐसे समझ लो कि अभी जो चुनाव होंगे ना, ये चल रहे हैं लोकसभा के, तो आप सांसद चुन रहे हो ना लोकसभा के सदस्य को, तो लोकसभा के सदस्य को चुनने का अधिकार किसे मिला हुआ है? कौन वोट डाल सकता है? जनता, कोई भी और जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो वही ना। तो जो 18 साल और उससे अधिक आयु की है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो क्या कहलाएंगे? वो लोकसभा सदस्य का निर्वाचक मंडल, क्योंकि लोकसभा के मेंबर को वो चुनेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, वो निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनेगा? तो वो बनता है इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य। किस किस के? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और निर्वाचित विधायकों से। एमएलए का मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा मुख्यमंत्री और विधान मंत्री परिषद। लोकसभा में सांसद होंगे, जो अभी चुनाव होंगे लोकसभा के सदस्य हो गए। संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा के भी सदस्य होते ना? उनके मुख्यमंत्री नहीं, हम और समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब मैं थोड़ा सा समझा दूं। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको तो जनता चुन रही है, राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है, विधायक चुनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11, राज्यसभा की 230 तो विधानसभा की है। राज्यसभा की टोटल सीटें 245 है ना, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में आती हैं 11 सीटें। अब मध्य प्रदेश से ये 11 राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन चुनता है? तो मध्य प्रदेश के विधायक चुनते हैं। और मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं 230 है ना, उनको जनता चुनती है मध्य प्रदेश की। जो सर जैसे विधान परिषद के जो मंत्री होते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। देखो फिर समझ, ऐसा सिस्टम है। संसद के होते हैं 2 सदन, एक जिसे कहते हैं लोकसभा, दूसरा जिसे कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष। लोकसभा में जिसे भी बहुमत मिल जाएगा वो क्या करेगा? केंद्र में सरकार बना लेगा, यानी अपने बीच में से एक प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री बन जाएंगे। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य ये होते हैं, ये जनता नहीं चुनती है, इनको चुनते हैं एमएलए, विधायक। ठीक है ना। अब मुख्यमंत्री की जो बात आती है तो यहां राज्य में जो होता है उसे हम कहते हैं राज्य का विधान मंडल। अब इस राज्य विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं विधानसभा और दूसरी जिसे कहा जाता है विधान परिषद।
ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता नहीं करती है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। यहां अगर बहुमत मिलता है ना विधानसभा में, वो अपनी राज्य सरकार बना लेता है, यानी यहां सीएम बनेगा, तो सीएम जो है वो यहां बैठेगा, वो यहां राज्यसभा में क्यों जाएगा? ये जो सरकार बनेगी, सरकार से मतलब है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री केंद्र के, तो वो मंत्री होने के लिए जरूरी होता है कि आप या तो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। जैसे मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, तब भी प्रधानमंत्री रहे, इंदु कुमार गुजराल भी रहे। ऐसे ही यहां पर कि जो मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा, या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का हो। विधानसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अब राष्ट्रपति को कौन लोग वोट करेंगे, यानी राष्ट्रपति को चुनेगा कौन? तो राष्ट्रपति को चुनेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जितने भी देश में विधायक हैं। जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा है, यूपी की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा है ना, तो वो सारी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायक, एमएलए। तो वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? कंफ्यूजन क्या है पूछो? राज्यसभा का नहीं समझ पा रहे हो? राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है ना। ये तो मतलब राज्यसभा तो लोकसभा से भी चुने जाते हैं कि सिर्फ विधानसभा? राज्यसभा के 245 सदस्य चुने जाएंगे, है ना। इनका होगा चुनाव, ठीक है। ये राज्यसभा की सीटें अलग अलग स्टेट में बांटी गई हैं। जैसे एमपी से इस 245 में से 11 सदस्य आएंगे, है ना। तो एमपी से ये 11 सदस्य कौन चुनेगा? एमपी के एमएलए। उम्मीदवार के सत्ता में पार्टी खड़े करती है, मतलब एक पार्टी से एक ही उम्मीदवार कितने ही हो सकते हैं, लेकिन हम और आप तो वोट देंगे नहीं ना राज्यसभा के सदस्य को। वोट कौन देगा? विधायक देंगे। विधायक जिस पार्टी के होंगे वही ज्यादा चुनेगी ना। जैसे मध्य प्रदेश में अभी सीटें 3 खाली हुई हैं राज्यसभा की, तो वो 3 सीटें किसके द्वारा भरी जाएंगी? जिसके पास विधायक होंगे उस हिसाब से, यानी इनको वोट देता है विधायक। तो जिस दल के पास ज्यादा विधायक होंगे उसकी तरफ से ज्यादा कैंडिडेट चुने जाएंगे ना। क्लियर सी बात है ना। तो इनको विधायक चुनता है, वो राज्यसभा का सदस्य हो गया। अब क्या कंफ्यूजन? उसको जैसे जो राज्यसभा का मेंबर हो जाता है उसको विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ती है, ऐसा कुछ? भाई जो मेंबर बन रहा है, आपको मेंबर बनाया जा सकता है। जैसे मान लो राज्यसभा का सदस्य बीजेपी क्या करती है या कोई भी अन्य पार्टी कि किसी ए व्यक्ति को बोलती है कि इन्हें हम राज्यसभा से भेजेंगे, तो इसमें क्या न्यूनतम आयु सीमा होती है ना, वो सब पूरा हो। तो बीजेपी ने इस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए अपने विधायकों से चुनवा दिया। अब ये व्यक्ति विधायक है कि नहीं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। वो विधायक क्यों नहीं है? तो वो विधायक नहीं है तो विधानसभा में क्यों बैठेगा? इन केस अगर वो विधायक है और उसे राज्यसभा में भेजा जाता है तो वो राज्यसभा का मेंबर हो जाएगा, विधायकी छोड़नी पड़ेगी। यानी एक व्यक्ति एक समय में 2 पद नहीं ले सकता। तो क्या कंफ्यूजन क्या है, मुझे ये तो बताओ कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। आप समझना क्या चाह रहे हो? उसका ही समझ नहीं आया। राज्यसभा नहीं भी आया तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जब हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद लोकसभा राज्यसभा, वहां फिर से समझाएंगे। अभी जो पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रपति का होगा चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होगा? कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को वोट देगा? तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक जो है निर्वाचित वो। इलेक्टेड मेंबर शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जो 12 सदस्य हैं उनके चुनाव नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर देता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया, चुनाव तो नहीं लड़ा था, राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत कर दिया। तो उनको छोड़कर वो इलेक्टेड तो नहीं माने जाएंगे ना।
तो इसलिए यह शब्द याद रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक। स्पष्ट है ना? सर, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए क्या शर्तें आएंगी ना? पहले एक पॉइंट तो खत्म करो। अब इनको गुस्सा आ गया, इनको तो जानते ही हो, आजकल जेल में है। इन्हें गुस्सा ये आया कि मैं केंद्र शासित प्रदेश से आता हूं और राष्ट्रपति के चुनाव में मेरी क्या भूमिका होगी, यानी मैं केंद्र शासित प्रदेश जो है, तब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी वो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं कि इनके यहां विधानसभा बनी हुई है। अब विधानसभा बनी हुई है, इसका मतलब इनके भी विधायक होंगे ना, तो इनके विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये सुन के खुश हो गए? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट आता है 5 कि मनोनीत सदस्यों को क्यों राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने नहीं दिया जा रहा? राष्ट्रपति को क्यों नहीं चुन सकते मनोनीत सदस्य? मनोनीत सदस्य मैंने आपको बताए, देखो राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और आता है समाज सेवा। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य हुआ करते थे मनोनीत, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे, और हर राज्य की विधानसभा में भी एक एमएलए हुआ करता था जो एंग्लो इंडियन होता था। लेकिन ये प्रावधान अब समाप्त हो गए हैं, तो मनोनीत सदस्य सिर्फ और सिर्फ अब राज्यसभा में बचते हैं। ये भी रट लेना, पुरानी किताबें पढ़ोगे तो आज भी एंग्लो इंडियन चल रहा होगा। तो अब मनोनीत सदस्य कहां बचे? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। तो इनको चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? क्या उत्तर होगा? तो उत्तर इसमें ही छिपा है कि ये जो 12 सदस्य जिन्हें मनोनीत किया गया, यानी नॉमिनेट किया है, इन्होंने बिना चुनाव के राज्यसभा की सदस्यता ली है, इन्हें नॉमिनेट राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति ने आपको सदस्य बनाया, तो आप राष्ट्रपति का फेवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। इस कारण से इन्हें चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, हटाने के लिए लगाया जाता है महाभियोग, तब निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते, ये भी भाग ले सकते हैं मनोनीत वाले, क्योंकि हटाने में तो कोई फेवर वाली बात ही नहीं है। विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही राष्ट्रपति के महाभियोग में। ये रटने वाला पॉइंट है, ये सब पॉइंट याद करना है। विधान परिषद के सदस्य ना तो निर्वाचन में और ना ही महाभियोग में। अब बात आती है, मैं आम नागरिक हूं, आप लोग भी आम नागरिक हो, आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हो क्या? नहीं देते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो देते हैं। हमने विधायक चुना था, विधायक ने राष्ट्रपति चुना, तो एक तरीके से हमारी मत का ट्रांसफर है। हम विधायक सांसद चुन रहे हैं, लोकसभा का सदस्य, तो वो इनडायरेक्टली उसको चुन रहा है। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से तो भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। स्पष्ट है ये? वेरी गुड। तो आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53, वह कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। 54 में चुनाव, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों और देश के सभी निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अन्य आर्टिकल जो इसके बचते हैं 55, यानी इसमें इसको हटाने वाली बातें हैं, है ना। 56 कितने समय तक रहेगा, फिर योग्यता क्या होगी, वो सब चीजें तो उसको कल तक के लिए रोक दें। तो इतना आप कर लोगे, इतना कर लोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक कोई भी डाउट है आप तुरंत पूछोगे, जवाब मिलेगा तो याद हो जाएगा। और अगर हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, डिस्कस ही नहीं करेंगे,
तो वो हमें याद ही नहीं आएगा कि अरे हमारी चर्चा कहाँ हुई थी। जहां भी अटकते हो कभी भी झिझकना नहीं चाहिए पूछने के लिए। इतना हो सकता है कि जैसे मान के चलो टॉपिक वो नहीं चल रहा है तो उस समय आपको रोक देंगे। जैसे अगर आप पूछने लगो कि राज्यसभा के सदस्य बनते कैसे, ये मुझे बताओ, तो वो अभी टॉपिक नहीं चल रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं, मगर बताएंगे तो जरूर। ऐसा तो है नहीं कि नहीं उसको बताएंगे, उसको खत्म करना है ना। 5-7 मिनट का एक ब्रेक ले लो।